इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग को अब 11 दिन हो चुके हैं और इजराइल ने पहले ही दिन से ईरान के 4 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के बाद से बीते एक हफ्ते में अलग अलग मौकों पर अरक से लेकर इस्फहान तक परमाणु केंद्रों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। और अमेरिका की तरफ से भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, इस्फहान और नतांज को निशाना बनाए जाने के बाद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल इन परमाणु केंद्रों से रेडिएशन फैलने की खबरें नहीं हैं। हालांकि यूएन की एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA हालात पर करीब से नजर रख रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे कड़ी चेतावनी हाल ही में रूस की तरफ से आई थी और रूस ने यह कह दिया था कि अगर ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर हमला होता है तो इससे चेर्नोबिल जैसी परमाणु आपदा पैदा हो सकती है। आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दरअसल 1986 में जब यूक्रेन सोवियत संघ के अंतर्गत था तब वहां एक परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हो गया था और इस घटना के बाद यूक्रेन का एक बड़ा इलाका तबाह हो गया था। कई सालों तक यहां रेडिएशन फैला रहा और इन चेतावनियों के बीच इजराइल और अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए अपने अभियान जारी रखे। नतांज, अरक, इस्फहान में परमाणु ठिकानों पर गुरुवार से लेकर रविवार तक जबरदस्त तरीके से हमले हुए, लेकिन बुशहर पर किसी बड़े हमले की बात सामने नहीं आई है। अब क्या वजह है कि बुशहर इजराइल और यूएस दोनों के ही हमलों से अछूता है? इसके पहले गुरुवार को इजराइल की तरफ से बुशहर परमाणु संयंत्र को भी निशाना बनाने का प्लान हुआ था, लेकिन बाद में इजरायली सेना ने इस घोषणा को गलत बताया। ऐसे में अब ये जानना बहुत अहम है कि अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान में कितना अंदर तक हमला कर दिया है और उसके इन हमलों से किस तरह का खतरा पैदा हो गया है। बुशहर परमाणु केंद्र पर हमले की आशंका को लेकर क्या डर जताया जा रहा है और आखिर क्यों? तो इससे खाड़ी देशों में क्यों तनाव की स्थिति बनी हुई है, ये तमाम बातें हम विस्तार से समझेंगे। अमेरिका, इजराइल ने अब तक ईरान में कितना अंदर जाकर हमला किया है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इजराइल ने अब तक खुद जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उसने नतांज, इस्फहान, अरक और फोर्दो पर हमले किए हैं। इसके अलावा उसने तेहरान में मौजूद परमाणु कार्यों से जुड़े कुछ ठिकानों को भी निशाना बनाया है। हालांकि इन हमलों के पीछे इजराइल का तर्क ये है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ये सब कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान अब तक इस बात से इनकार करता रहा है कि वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अरक में इजराइल ने जिस रिएक्टर को तबाह किया है वो अभी निर्माण के चरण में था और इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ था। इसके अलावा अरक में भी इजराइल ने हेवी वाटर बनाने वाले एक प्लांट को भी तबाह कर दिया। चूंकि ये दोनों ही केंद्र अभी शुरू नहीं हुए थे, इसलिए यहाँ परमाणु पदार्थ मौजूद नहीं था। अब ऐसे में अरक पर हमले से कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि हेवी वाटर रिएक्टर के जरिए प्लूटोनियम बनाया जा सकता है, जो कि परमाणु पदार्थ है और संवर्धित यूरेनियम की तरह ही परमाणु बम बनाने के काम में आता है। अमेरिका और इजराइल के इन हमलों में अब नुकसान कितना है और खतरा क्या है वो भी समझिए। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में रेडिएशन प्रोटेक्शन साइंस और परमाणु ऊर्जा नीति के एक प्रोफेसर हैं पीटर ब्रायंट, और उनके मुताबिक वो इजराइल की तरफ से किए गए अब तक के हमलों से चिंतित नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि अरक परमाणु केंद्र अभियानगत ही नहीं था। दूसरी तरफ नतांज परमाणु केंद्र जमीन के नीचे है और यहां से अब तक रेडिएशन का मामला सामने नहीं आया है। नतांज जैसे परमाणु केंद्रों को इस तरह के हमले रोकने के लिहाज से ही डिजाइन किया जाता है। उन्होंने कहा कि कम संवर्धन में यूरेनियम तभी खतरनाक होता है जब ये किसी तरह से शरीर के अंदर पहुंच जाए, फिर चाहे हवा के जरिए हो या फिर किसी और तरीके से। दूसरी तरफ लंदन में मौजूद थिंक टैंक RUSI यानी कि रूसी के सीनियर रिसर्च फेलो दारिया दोलजिकोवा के मुताबिक जब यूरेनियम को परमाणु रिएक्टर में डाले जाने के लिए तैयार किया जा रहा हो, उस चरण में हमले से रासायनिक स्तर का जोखिम हो सकता है, ना कि रेडिएशन के स्तर का, क्योंकि जब यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड हवा में मौजूद वाटर
वेपर्स से मिल जाते हैं तो ये खतरनाक केमिकल बना सकते हैं। हालांकि ये खतरा मौसम पर भी निर्भर करेगा। कम हवा के दौरान खतरनाक केमिकल परमाणु केंद्र के आसपास ही बैठ सकता है, लेकिन ज्यादा तेज हवाओं में ये खतरनाक केमिकल दूरी तक जा सकता है और ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अगर परमाणु केंद्र जमीन के नीचे है तो ये खतरा कुछ हद तक कम होता है। ब्रिटेन की लिस्टर यूनिवर्सिटी में नागरिक सुरक्षा इकाई के प्रमुख साइमन बेनेट के मुताबिक अगर इजराइल भूमिगत परमाणु केंद्रों को निशाना बनाता है तो पर्यावरण को कम खतरा है, क्योंकि परमाणु पदार्थ हजारों टन कंक्रीट, मिट्टी और चट्टानों के बीच दफन है। अब ईरान का बुशहर परमाणु केंद्र कैसे खतरा बन सकता है, ये सबसे अहम सवाल है। और ये यानी कि बुशहर परमाणु केंद्र इजराइल और अमेरिका की नज़र से अभी दूर भी है। वैज्ञानिकों की चिंता सिर्फ ईरान के बुशहर परमाणु ठिकाने को लेकर है और इसकी वजह जो है वो है बुशहर की लोकेशन। दरअसल यहाँ ईरान का सबसे सक्रिय परमाणु रिएक्टर है और ये फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ के बिल्कुल मुहाने पर मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के प्रोफेसर रिचर्ड वेकफोर्ड के मुताबिक अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र काफी बड़े हों और इन जगहों पर परमाणु संवर्धन का कार्य होता है तो ये बड़ी समस्या बन जाएगा, क्योंकि ऐसे ठिकानों पर हमले से रेडियो एक्टिव पदार्थों के हवा और पानी के जरिए समुद्र में फैलने का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक कार्नेगी एंडाओमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में परमाणु नीति कार्यक्रम के जो सह निदेशक हैं जेम्स एक्टन, उन्होंने कहा है कि बुशहर पर हमला तय तौर पर परमाणु तबाही ला सकता है। उन्होंने कहा कि यूरेनियम के परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल होने से पहले ये कम ही रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जहरीला होता है। हालांकि ये ज़्यादा समय तक दूरी तक जहरीला नहीं रह सकता। दूसरी तरफ लिस्टर यूनिवर्सिटी के बेनेट ने यह भी साफ किया कि इजरायलियों की तरफ से बुशहर पर हमला बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर वो रिएक्टर को तबाह करने में सफल हुए तो इसका मतलब ये होगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ पर्यावरण में मिल जाएंगे। ईरान के परमाणु ठिकानों पर खतरा को लेकर अमेरिका के हमले का क्या असर होगा, क्योंकि इस एक केंद्र को यूएस इजराइल ने अभी तक छुआ नहीं है। आइए वो आपको समझाते हैं। 2025 अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान में कितना अंदर तक हमला किया है, इसका इन हमलों से किस तरह का खतरा पैदा हुआ है। तो बुशहर परमाणु केंद्र पर हमले की आशंका को लेकर जो डर जताया जा रहा है और वो क्यों, ये भी समझते हैं। इससे खाड़ी देशों में तनाव की स्थिति है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 11 दिन हो चुके हैं और इजराइल ने पहले ही दिन में ईरान के 4 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के बाद से बीते एक हफ्ते में अलग अलग मौकों पर अरक से लेकर इस्फहान तक परमाणु केंद्रों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। बुशहर पर हमले की आशंका से खाड़ी देशों में भी चिंता बढ़ी हुई है। अगर इजराइल की तरफ से ईरान के बुशहर परमाणु ठिकाने पर हमला किया जाता है तो इससे खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, कतर, इराक और बहरीन की चिंताएं सबसे ज्यादा बढ़ सकती हैं और इसकी वजह बुशहर का फारस की खाड़ी से सटा हुआ होना है। इजराइल के हमले की स्थिति में रेडियो एक्टिव और जहरीला पदार्थ खाड़ी के पानी में मिल सकता है और इससे पानी को प्यूरिफाई कर इस पर निर्भर रहने वाले देश प्रभावित हो सकते हैं। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में पीने के पानी की कुल जितनी मौजूदगी है उसमें से फारस की खाड़ी का प्यूरिफाई किया हुआ पानी 80% हिस्सेदारी रखता है। दूसरी तरफ बहरीन पूरी तरह प्यूरिफाई किए हुए पानी पर ही निर्भर है, क्योंकि 2016 में बहरीन सरकार ने जमीन में मौजूद पानी को आपात स्थितियों में ही इस्तेमाल के लिए संरक्षित किया था। इसी तरह कतर भी फारस की खाड़ी से लिए गए प्यूरिफाइड वाटर पर निर्भर है। सऊदी अरब जहां जमीन में भी पानी की ठीक ठाक मौजूदगी दर्ज की जाती है, वहां फिलहाल प्यूरिफाई किए हुए पानी पर 50% की निर्भरता है। सऊदी अरब, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात 2 समुद्रों से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में मुश्किल स्थितियों में ये देश अपने लिए प्यूरिफाई किए हुए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। हालांकि कतर, बहरीन और कुवैत के पास ये सुविधा नहीं है। ऐसे में इजराइल का ईरान के बुशहर परमाणु केंद्र पर हमला खाड़ी देशों के लिए घातक साबित होगा। अमेरिका और इजराइल इन बातों को बेहतर तरीके से समझते हैं और यही वजह है कि बुशहर की तरफ उनकी नज़र नहीं उठी है और बुशहर पर उन्होंने अटैक नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान ने जो सपना पाल रखा है परमाणु ताकत बनने का, उसे वो बुशहर के ज़रिए ही पूरा करेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि बुशहर पे अगर अमेरिका और इजराइल अटैक नहीं कर रहे हैं तो क्या इसका फ़ायदा ईरान उठाता है?